दीप मंडल अगला बने सर। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे जैसा बने, मेरे से भी अच्छा बने मेरे कॉलेज में, मेरे से मतलब और अच्छा रैंक लाए, अपना नाम खुद कमाए सर। पिछले साल के माइंडसेट और इस साल के माइंडसेट में, और कब आप सीरियस हो एक्चुअली, कि पिछले बार हो सकता है आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे होंगे, तो 26 बैच के लिए कौन सा एक मंथ था, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था जहां से आपको नहीं अभी अब करना है। और ऊपर से अगर आप माइनिंग ज्ञान से भी जो जो आपका कॉन्सेप्ट कॉलेज में छूट जा रहा है, आप लोग अगर माइनिंग ज्ञान से क्लियर कर रहे हो तो सर मतलब कोई भी कोचिंग से क्लियर कर रहे हो माइनिंग ज्ञान से, तो आपका मेन जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आप गेट से अच्छा मतलब रैंक आराम से ला सकते हो। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच है दीप मॉन्डल, जो कि काजी नाजुल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 55 लगा है। आज के इस वीडियो में इन्हीं दीप मॉन्डल के कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने आज यह मुकाम हासिल करा है। हर वो चीज जो आप दीप मॉन्डल के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप एक रैंकर के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस इंटरव्यू में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो दीप, आपका माइनिंग ज्ञान के इस इंटरव्यू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको गेट माइनिंग 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 55 अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे व्यूअर्स को अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए। कहाँ से आप आते हैं, किस तरह से आपने गेट एग्जाम का तैयारी करा और किस कॉलेज से आपने पढ़ा, शॉर्ट में आप बताइए। सर मेरा नाम दीप मंडल है। सर हम आते हैं सर उकरा दुर्गापुर के आसपास का एरिया है, वेस्ट बंगाल से। और सर हमने अपना 10th तक 12th एचर स्कूल और डीएवी मॉडल्स को दुर्गापुर से किया है, और उसके बाद मैंने बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग काजी नजर यूनिवर्सिटी आसनसोल से कर रहा हूँ। अभी फाइनल ईयर में हूँ सर। तो दीप, जैसा कि टीम ने मुझे बताया कि आपका लास्ट ईयर 1389 रैंक था, 1389। इस बार आपका 55 रैंक है, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। 4 डिजिट से 2 डिजिट रैंक लाना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये जो 4 डिजिट से 2 डिजिट लाने तक का आपका सफ़र है, क्या ऐसा चेंज आपने आपके प्रिपरेशन में करा कि आज काफ़ी बेहतर आपका रिजल्ट है? सर जब 4 डिजिट आया था तब सर मतलब थोड़ा ख़राब लगा था। मतलब क्वालिफाई होने से सर मेरा 1.5 की 2 नंबर कम था, मतलब क्वालिफाइंग नंबर से। तो मतलब थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला कि ना अगले बार अच्छा नंबर लाएंगे। मतलब टारगेट तो रैंक 1 का किए थे सर, लेकिन हाँ मतलब जितना अच्छा अचीव हो पाए मतलब तो उस हिसाब से फिर हम लोग मतलब पूरा जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का थ्योरी है, वो सब प्रिपरेशन करना चालू किए। फिर धीरे धीरे सर होता गया सर। ओके। आपने बताया कि आप उरखरा और दुर्गापुर से आते हैं, और बहुत संभावना है कि आसनसोल में आपका कॉलेज है, तो वहीं से रह करके जो भी आपने अपना प्रिपरेशन करा होगा, घर से अप डाउन किया होगा। ये जो आपका घर से तैयारी करना गेट एग्जाम का, या आपका कॉलेज का जो भी स्टडी है घर से करना, ये कैसे आपके जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको सेव किया, या आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप में कैसे हेल्प करा गेट एग्जाम के लिए? सर घर से आप बोल सकते हैं कि मतलब समय हम लोग के पास होता था। फिर भी मेरा घर से कॉलेज 2 घंटा अप डाउन, मतलब 2 घंटा 4 घंटे जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी सर समय मिल जाता। तो सर कॉलेज का एग्ज़ाम्स पकड़ो और गेट का एग्ज़ाम, मतलब पढ़ने का तो समय मिलता है। बस हम लोग सर थोड़ा कम पढ़ते थे, लेकिन सर पढ़ने का टाइम बहुत मिलता है। ओके। ठीक है। घर में मतलब ऐसे भी कई सारे चीज़, पॉजिटिव चीज़ें हैं सर। मम्मी पापा के साथ में रहना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके पिताजी, टीम ने बताया कि ईसीएल में काम करते हैं और मम्मी होम में करे। तो आपके पिताजी का ये जो कोल इंडिया में रहना, या कोल इंडिया से ऐसे कनेक्टेड रहना, जो भी है, आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करा, या आपको कैसे सपोर्ट करा? तो पिताजी मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है, मतलब फिटर पोस्ट में है। तो सर मतलब माता और पिता मतलब दोनों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। मतलब कभी भी हम डिमोटिवेट होते थे, मेरे माता पिता, फिर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, फिर अपने माइनिंग गैंग के टीम मेंबर्स, सर लोग, प्रोफेसर लोग, सब ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंड्स लोग, दोस्तों ने, सब ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। मतलब कभी भी हम डिमोटिवेट हो जाते थे, बहुत समय सर हुआ है हम डिमोटिवेट हो जाते थे, तब मतलब मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते थे। लेकिन जैसे बोलते थे कि ना थोड़ा मतलब पढ़ लो, थोड़ा अच्छा जगह में चल जाओगे, फिर ये सब मतलब दिन देखना नहीं पड़ेगा, बाद में याद करोगे कि ना मेहनत किए थे तब आज इस जगह में है। फाइनली जो आपने जिस चीज़ के लिए तैयारी करा था वो दिन आ चुका है। आपने बोला कि आप AIR-1 का सोच करके पढ़ रहे थे। AIR-1 नहीं ना सही, 55 रैंक ही सही। तो ठीक है, मतलब मैं चाहूँगा अगले साल भी आप पढ़े और रैंक 1 डेफिनेटली आए।
बाकी 55 रैंक भी बहुत अच्छा रैंक होता है। कोल इंडिया का वैकेंसी आता है या किसी भी पीएसयू का वैकेंसी आता है तो ये रैंक पर्याप्त है आपको आपका एक सीट कंफर्म करके देने के लिए। आपने लास्ट ईयर भी तैयारी करा, डेफिनेटली तैयारी करा होगा, इस बार भी आपने तैयारी करा, तो पिछले साल के माइंडसेट और इस साल के माइंडसेट में और कब आप सीरियस हो एक्चुअली, कि पिछले बार हो सकता है आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे होंगे, तो 26 बैच के लिए कौन सा एक मंथ था, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था जहां से आप तो नहीं अभी अब करना है, अभी कुछ बनना है, अभी एक अच्छा रैंक लाना है, कौन सा वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से आप एकदम सीरियस होकर के अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लग गए? सर शुरुआत में जैसे मैं बस मतलब सब्जेक्ट्स कवर कर रहा था, जैसे रॉक मैकेनिक्स हो, जियो माइनिंग मेथड्स, फिर सिस्टम इंजीनियरिंग, मतलब हर एक मंथ पे एक एक सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा था कि ना थ्योरी पूरा कंप्लीट करना है, मतलब कुछ भी मतलब जितना कर सके। फिर एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, हम लोग का 7 सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जनवरी में ना पूरा पढ़े थे कि ना अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एमटेक भी नहीं हो पाएगा, ऐसे करके सोचे थे कि ना अब पढ़ना ही पड़ेगा। जनवरी में थोड़ा ज़्यादा पढ़े थे, बाकी सब ओके। आप जैसा कि आपने बताया कि आप फाइनल ईयर में अभी आपका पढ़ाई जो भी चल रहा है, तो फाइनल ईयर में कॉलेज के जो भी हमारे चैलेंजेस है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या एकेडमिक लोड है, उसके साथ में अपना गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करा? काजी नाजुल यूनिवर्सिटी का ये जो एकेडमिक सेशन है कैसा होता है, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा होता है? जैसे कई सारे कॉलेज में 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, और कई सारे लोड एक्स्ट्रा रहते हैं, मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग कई में लोड कम रहता है। तो आपका कॉलेज कैसा है, किस तरह का आप पर कॉलेज का बर्डन था, और उन बर्डन के साथ में आपने गेट एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करा? सर कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, हम लोग का मतलब प्रोफेसर लोग क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करते हैं जैसे गेट का क्वेश्चन पेपर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग वाला क्वेश्चन से दे देता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप, मतलब सर लोग ही बोलते हैं कि ना अगर कॉलेज में अगर अच्छा मार्क्स लाए तो गेट में ला पाओगे। मतलब सर लोग मतलब पहला सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से मोटिवेट करना चालू करते थे, जब से मतलब हम लोग को चालू होता है, क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर भी लोग जानते हैं अगर कहीं कुछ करना पड़ेगा तो गेट में अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा। सर लोग भी बोलते हैं, मतलब सर लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे पूरा कॉलेज में ही। तो उस हिसाब से उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता था, मतलब अलग से पढ़ना कि ना गेट का अलग कॉलेज का अलग, उतना डिफिकल्ट नहीं होता था। आपका घर कोल फील्ड के आसपास है, कि आप माइनिंग एरिया से बेसिकली बिलोंग करते हैं? जैसे हम जब थे तो हमको माइंस या माइनिंग के बारे में कुछ खास नहीं पता था, कोयला भी कैसे निकलता है कुछ खास नहीं पता था, भाई भैया ने बोला माइनिंग ले लो, ले लिए, भैया ने बोला माइनिंग में अच्छा जॉब है, ले लिए, आपको चीज़ें पता था। तो आपका ये कोल फील्ड के अराउंड में घर होना या होम टाउन होना कितना ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस किया, या इंटरेस्ट माइनिंग या माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जगाने में कितना आपको इन्फ्लुएंस करा? सर बोल सकते हैं कि माइनिंग में मतलब कुछ मतलब फिक्स जॉब नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएगा। मतलब हमको उतना फिक्स जॉब नहीं चाहिए था कि हमको डेस्क में बैठ के हर दिन एक टाइप का टास्क आएगा, नहीं तो ये सब हमको नहीं चाहिए था। हमको मतलब लाइफ में कुछ हर दिन नए नए चैलेंजेस, हर दिन कुछ सीखने मिलेगा, हर दिन मतलब कुछ अलग लोगों से बात करना मिलना पड़ेगा, ये सब से मतलब थोड़ा मोटिवेट करता है ये सब काम से। तो सर इसीलिए हम देखें कि ना इस सब फील्ड में जाना है तो कोई भी कोर ब्रांच लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। फिर हम सोचे कि ना माइनिंग ही लेते, बचपन से यह मतलब पढ़े थे कि ना माइनिंग से ही कुछ करके दिखेंगे माइनिंग में ही। सर कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद था आपके गेट एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान? वो एक सब्जेक्ट है जिन्होंने लगा कि नहीं यार ये सब्जेक्ट अब अच्छा बन रहा है, मतलब गेट में मतलब रहता ना कि आपको एकदम फेवरेट टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो वैसा कौन सा एक सब्जेक्ट था या टॉपिक था? सर सिस्टम इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सर न्यूमेरिकल मतलब सही होता तो सही है एकदम, नहीं तो एकदम गलत हो जाता है, मतलब लेकिन सही होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सिस्टम इंजीनियरिंग और अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, माइनिंग मेथड्स का मेजरली इसे मतलब हो जाता था अच्छे से। आसान सब्जेक्ट है सर, मतलब 8-10 घंटा 15 घंटा भी आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ लोगे ना सिस्टम इंजीनियरिंग, लेक्चर्स ही देख लोगे, सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, मतलब उसमें ऐसा इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा या कुछ क्वेश्चन में फंसाएगा ऐसा कुछ है ही नहीं और सर। सिस्टम मजा से आता था, बहुत मजा। अच्छा नंबर भी आता है माइनिंग ज्ञान में, मतलब एग्जाम में गेट में। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी एग्जाम के लिए, जब हम तैयारी करते हैं तो हम भले ही बेस्ट पॉसिबल वे में तैयारी करते रहे, अपना 100% देते रहे, फिर भी एक सेल्फ डाउट आता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गेट एग्जाम में काम आएगा कि नहीं आएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअली राइट पाथ है कि नहीं है। वो जो सेल्फ डाउट वाला फेस था या एग्जाम के लिए जो प्रेशर था, आपने कैसे फेस करा, कैसे उससे हैंडल करा या उसको ओवरकम करा? सर जब मॉक टेस्ट हम शुरू किए थे देना, मतलब जनवरी में, तो नंबर बहुत ही कम आता था,
सर हम तो फार्मूला सीट लेके बैठते थे, फिर भी सर नंबर 20-22 के आसपास आता था। बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगे थे सर तब। फिर धीरे धीरे समझे कि दोस्त लोग को फ़ोन करो, उन लोग का भी नंबर आसपास आ रहा है, फिर थोड़ा सा मोटिवेट तो मिला कि ना सबका आ रहा है इतना कम। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे पढ़ते गए, PYQ सॉल्व करते गए, फिर धीरे धीरे नंबर 20-30 के आसपास आने लगा, फिर 35 ऐसे करके आने लगा। फिर मतलब थोड़ा सा क्या मोटिवेट होने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में सर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते थे कि ना नंबर नहीं आ रहा, इतना पढ़ने के बाद पूरा साल, आखिरी का 1 महीना में अब समय भी नहीं है कुछ नया करने का। माइनिंग ने 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था। वो 3 मॉक टेस्ट भी हम इस हिसाब से करवाते हैं कि भाई पहला मॉक टेस्ट किसी का अच्छा नहीं गया तो पहले और दूसरे मॉक टेस्ट के बीच में जो 20-25 दिन का गेप है वहाँ बच्चा सीरियस होकर के दोबारा जूझे, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में फिर से वही 20-22 दिन का जो गेप रहता है। तो ये जो 3 मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन था, आपने दिलाया नहीं दिलाया, दिलाया तो क्या आपका मार्क्स हुआ करता था? मतलब मार्क्स मतलब जैसे पहला में 20-22 के उस आसपास आसपास आया था पहला मॉक टेस्ट। सेकेंड में थोड़ा ना अब पढ़ना पड़ेगा, 15 दिन की गैप था, फिर पढ़े, फिर उसमें कितना 25 के आसपास उतना कुछ आया था। फिर थर्ड वाला में थोड़ा नंबर आया था, 42-45 कुछ आसपास आया था। फिर मतलब थर्ड वाला तक मोटिवेट हो गए थे ना, अब तो 50 के ऊपर लाना ही है कैसे भी करके फाइनल एग्जाम में, मोटिवेट हो गए थे उतना सर। लास्ट वाला मॉक टेस्ट एक्चुअली मैंने टीम को बोला भी था कि बहुत टफ मत रखना, कि अब के बार बच्चे का मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आएगा तो वो फिर मेन एग्जाम में भी डीमोटिवेट होकर जाएगा। तो मैंने उसी हिसाब से बनवाया था कि भाई PYQ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डलवाओ लास्ट मॉक टेस्ट में, मार्क्स आना चाहिए लोगों का करके। तो वो एक्चुअली माइनिंग यान का भी है कि वो तीनों मॉक टेस्ट को हम मतलब बड़ा ही क्राफ्टेड तरीके से डिज़ाइन करते हैं, पूरा माइंडसेट प्रॉपर टीम का रहता है। भाई पहले मॉक टेस्ट को किस हिसाब से रखना, सेकंड मॉक टेस्ट को, वो हर साल का अलग अलग प्लानिंग रहता है, वो 3 का सेट हर बार रहता है। अच्छा है आपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करा, चाहे वो क्लासेस की बात हो, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, चाहे मॉक टेस्ट की बात हो, हर चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज करा करके आज ये आपका रैंक है। अल्टीमेटली दीप मंडल जैसे और भी कई सारे बच्चे जो माइनिंग में पढ़ रहे थे, हर किसी का तो रैंक लगता नहीं, कई सारे तो ऐसे भी जो क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। तो वो जो क्वालिफाई होना, अच्छा रैंक आना या 1 डिजिट 2 डिजिट में रैंक आना, सब उस एस्पेरेंट के ऊपर है जो दिए गए रिसोर्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बाकी वही दीप मंडल पढ़ रहे हैं, वही रैंक 1 पढ़ रहा है, वही रैंक 4 पढ़ रहा है, डिफरेंस क्या क्रिएट करके देता है कि भाई हम हमारे इन पे कितना एफर्ट दे रहे हैं। ये जो आपने गेट एग्जाम दिया, तो वो जो 3 घंटा गेट एग्जाम का होता है वो भी अपने आप में बड़ा क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस दौरान में आपका क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए क्या आपका एक्चुअली पैटर्न या क्या आपका ओवरऑल अप्रोच था, क्वेश्चन कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपका अप्रोच था, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए किन किन बातों का आपने ध्यान में रखा? 3 घंटे का आपको जो एग्जाम का जो जर्नी है ना, वो भी अपने आप में एक सफर जैसा होता है, उसे आप प्लीज बताइए। सर सच बोलो तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, क्योंकि कुछ MCQ क्वेश्चन के बाद ही सब NAT आ रहा था। अब NAT में हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारा NAT एक के बाद आ रहा था। अब श्योरिटी भी नहीं लग रहा है कि ना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कि MCQ में श्योरिटी होता है ना, गलत क्वेश्चन सही हुआ ठीक है नंबर मिल जाएगा। NAT में कुछ श्योर भी नहीं लग रहा कि पॉइंट में सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। फिर धीरे जैसे देते गए, मतलब नर्वस बढ़ते गए, लेकिन ठीक है कंप्लीट तो करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। फिर मतलब पूरा मतलब दिमाग फोकस कर लिए थे पूरा 100% कि ना उसको कंप्लीट कैसे कैसे कर करना है, टाइम में कंप्लीट कर लिए थे सर, टाइम में। ये नहीं सोचे थे कि Okay. बाद में कैसा होगा ना होगा ना, हमको अभी कंप्लीट करना है, इसके बाद हमको सोचने का बहुत वक्त मिलेगा। 3 घंटा में यूटिलाइज कर लेते हैं। 3 घंटा ही अपने आप में ना बड़ा बहुत जल्दी निकल जाता है। अलग ही एक मूवी चलता है कि जैसे मूवी 2-2.5 घंटे का होता है ना, वैसे वो 3 घंटा भी लगता है पता नहीं क्या ही चल रहा है वाला, और वो टाइमर के साथ साथ में दिल का धड़कन भी तेज होते जाता है। उस बीच में मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं कि भाई मैंने जो जो कर रहा हूँ वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता नहीं इस बार पेपर बहुत आसान तो नहीं आ गया जो मैं कर रहा हूँ, उससे पता नहीं कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना मार्क्स आएगा, कई सारे चीज़ें हैं। लेकिन इन सारे मल्टीपल थॉट्स के बीच में जो काम पीस हो करके एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाता है, अपना 100% दे पाता है, डेफिनेटली उसका रैंक लगता है। अदरवाइज 3 घंटा भी अपने आप में गेम चेंजर होता है कि भाई हमने साल भर मेहनत करा बट वो 3 घंटे में सही से परफॉर्म नहीं कर पाए करके हमारा कई बार रैंक एक्सपेक्टेड मार्क्स हमारा नहीं आ पाता है। आपका 55 रैंक आ गया काजी नाजुल यूनिवर्सिटी से, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे रैंक में से है जो आपके सीनियर या आपके बैच में आया है, तो विरले ही ऐसे देखने मिलता है। अभी आप 55 रैंक के बाद आगे आपका क्या प्लानिंग है, मतलब एमटेक करना है या जॉब के लिए जाना है, क्या आपने सोच रखा है? सर जॉब पे अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब कोई रेप्यूटेड कंपनी में कोई, फिर जॉब में जाएंगे, नहीं तो सर एमटेक भी हम सोच के रखे कि एमटेक करेंगे, कि माइनिंग में अगर एमटेक करेंगे तो मतलब फर्दर स्टडीज़ PhD वगैरह भी हम सोच के रखे हैं सर, कि ना एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हैं। ओके,
ओके। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा दीप। वो सवाल एक्चुअली मेरा नहीं है, आपके जूनियर का है जो शायद इस बार फाइनल ईयर या थर्ड ईयर जिसमें भी होगा। यूट्यूब में मेरे एक वीडियो में जो हमने एक रिजल्ट डाला था उसमें इन्होंने मैसेज करा था कि सर हम केएनयू आसनसोल से बीटेक इन माइनिंग करने के बाद गेट में अच्छा रैंक स्कोर ला पाएंगे। हम एससी कैटेगरी से हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, प्लीज टेल मी अबाउट केएनयू इज अ टीयर 3 एंड टीयर 4 कॉलेज। प्रॉपर क्राफ्टेड तो नहीं है लेकिन इनका बोलने का मतलब ही यही है कि मैं काजी नाजिल यूनिवर्सिटी से आता हूँ, कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है इनके अकॉर्डिंग, और ऐसे में अगर मैं गेट एग्जाम के थ्रू एक अच्छा स्कोर अच्छा रैंक लाने का सोचूं तो क्या आ सकता है। तो मैंने जवाब में वैसा बोला था कि आपके सीनियर ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रैंक काजी नाजुल यूनिवर्सिटी से लाया है, किसी का तो 2 डिजिट में भी लास्ट टाइम रैंक आया था, शायद राहुल था जो भी था, 2 डिजिट में रैंक है। तो जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन आप बोले तो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी उनके लिए रहेगा। क्या लगता है आपको कि आपका जूनियर आपका बैचमेट जो आपके कॉलेज से है, अगर वो 1 डिजिट 2 डिजिट में रैंक लाने का सोच के चले तो क्या वो ला सकता है? कितना उनके लिए गेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर अच्छा रैंक लाना टफ या आसान हो सकता है? सर जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा सीनियर भी जो अच्छा रैंक लाए थे उन्होंने भी जो मतलब जनरल कैटेगरी से इतना अच्छा रैंक आ रहा है। एससी कैटेगरी कास्ट का तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है, अब तो मतलब पहले से ही प्रेफरेंस में आ जा रहे हो। फिर ऊपर से जो काजी नजूल में एग्जाम होता है वो भी मतलब गेट का आसपास ही होता है, मतलब गेट का टाइप के क्वेश्चंस आपका मतलब ज़्यादा थिंकिंग वाला एनालिटिकल वाला क्वेश्चन आता है। और ऊपर से अगर आप माइनिंग ज्ञान से भी जो आपका कॉन्सेप्ट कॉलेज में छूट जा रहा है, आप लोग वो अगर माइनिंग ज्ञान से क्लियर कर रहे हो तो सर मतलब कोई भी कोचिंग से क्लियर कर रहे हो माइनिंग ज्ञान से तो आपका मेन जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक आप गेट से अच्छा मतलब रैंक आराम से ला सकते हो सर। कोई मतलब अलग मतलब ज़्यादा हेडेक लेने का कुछ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं है सर। तो आई थिंक सन्नी को उनका जवाब मिल गया होगा कि गेट एग्ज़ाम आज के टाइम पे ऐसा कुछ बैकग्राउंड का मोहताज नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से आते हैं तो आपका प्रिपरेशन उस कारण से हम पर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी का बच्चा ही अच्छा रैंक लाएगा। आज के टाइम पे मैंने खुद ने लास्ट ईयर का एक लिस्ट मैंने जारी करा था जिसमें हमारे जो 65 रैंकर टॉप 100 में थे, उसमें 50-60% बच्चे ऐसे थे जो टीयर 3 किसी सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ऐसे से आते हैं जो ना आईआईटी था ना एनआईटी था, वहां से आते हैं। लास्ट ईयर भी कई सारे रैंकर्स है जो लगे हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, और इस बार भी कई सारे रैंकर्स है जो लगे हैं जिनका अच्छा रैंक लगा है, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड या बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास आज के टाइम पे कॉलेज जो कुछ भी आपको देता है, काजी नाजुल तो बता ही रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होता है सेमेस्टर एग्जाम, वो गेट ओरिएंटेड ही इन्होंने रखा है कि उनको भी पता है भाई अल्टीमेटली कैरियर जो बनेगा इनका सेमेस्टर एग्जाम से नहीं बनेगा, गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने अच्छा रैंक लाने से बनेगा। तो इस माइंडसेट के साथ में कॉलेज भी चल रहा है, बहुत अच्छा उनका अप्रोच है। अदरवाइज आपके लिए ऑनलाइन भी कई सारे रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो माइनिंग ज्ञान हो या बाकी दूसरा कोई भी कोचिंग हो। आज आप कतई कॉलेज और बैकग्राउंड के मोहताज नहीं, आप में दम है तो रिसोर्स अपने आप आपके घर तक पहुंच के आ रहा है कि भाई क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। वो कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग दे रहा है, मॉक टेस्ट आपको कोचिंग दे रहा है। आपके हिस्से का काम बस आपको ईमानदारी से करना है, डेफिनेटली आप अगला दीप मॉन्डल बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दीप हमारे बीच आने के लिए, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल इनसाइट शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच अपना कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी शेयर करने के लिए। आपका ये रैंक, आपका अचीवमेंट कई सारे बच्चों को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। सर अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर कि मतलब अगर अब बोल रहे थे ना कि दीप मंडल अगला बने, सर मैं नहीं चाहूँगा सर कि कोई मेरे जैसा बने, मेरे से भी अच्छा बने मेरे कॉलेज में, मेरे से मतलब और अच्छा रैंक लाए, अपना नाम खुद कमाए सर। मतलब डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि हमारा आने वाला जो सक्सेसर है वो हमसे बेटर ही परफॉर्म करे, खासकर जब हम एज ए कॉलेज सीनियर होते हैं या टीचर होते हैं तो बड़ा अच्छा चीज़ का दीप मंडल। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अगला काजी नौजल यूनिवर्सिटी से जो सितारा चमके वो आपसे बेटर रैंक के साथ चमके। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो एक डीमोटिवेशन कॉलेज के बच्चों में है, आपके जूनियर या आपके बैचमेट में है, उसको तोड़ने के लिए एक कारगर कोई एक रिजल्ट ला करके दे कि भाई ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। आपका जो टारगेट था, आपका जो सपना था रैंक 1 लाने का इस साल नहीं तो अगले साल आप लेकर के आए, या फिर आपका जूनियर जो इस बार तैयारी कर रहा है या सन्नी जो ये डाउट के साथ पल रहा है वो रैंक 1 लेकर के आए। अगला इंटरव्यू हम काजी नाजुल यूनिवर्सिटी के रैंक 1 का करें। तो थैंक यू सो मच दीप,